बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान मसूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस दफ़ा मैं हकीम अफलातून और अरस्तू का वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। पुराने वक्तों में बादशाह का हकीम अफलातून हुआ करता था, जो कि उस दौर का बहुत बड़ा हकीम था। दूर दराज इलाकों से लोग उससे इलाज करवाने आया करते थे। और उस दौर में, क्योंकि वो पुराने वक़्त थे, इसलिए उस दौर में लोगों की ख्वाहिश होती थी कि हम अपने बच्चे को हकीम बनाएं। और बहुत सी माएँ अपने बच्चों को हकीम अफलातून के पास शागिर्द डालने के लिए आया करती थी, पर वो किसी को अपना शागिर्द नहीं रखता था। और इसी तरह लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद उसने ये फ़ैसला किया कि अगर कोई मेरा इम्तिहान पास करने में कामयाब हो गया तो मैं उसे अपना शागिर्द रख लूँगा। और उसने पहले ही ये बता दिया था कि अगर ये मेरा इम्तिहान कामयाब ना कर सके तो ये अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। इसी तरह लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते और वो उनसे इम्तिहान लेता और कोई भी कामयाब ना हो सकता था। सुबह वो अपने बच्चे को मुर्दा हालत में देखकर बहुत अफसुदा होते। एक दिन अरस्तू की माँ अपने बेटे को हकीम अफलातून के पास लेकर आई और कहने लगी कि मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो, क्योंकि अरस्तू की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि वो हकीम बने। अफलातून हकीम ने अरस्तू की माँ से कहा कि अगर तेरा बेटा मेरा इम्तिहान पास कर गया तो मैं उसे अपना शागिर्द बना लूँगा, और अगर वो ना कर सका उसका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। उसकी माँ पहले बहुत ज़्यादा अफसुदा हुई और फिर बेटे के इसरार करने के बाद उसकी माँ मान गई और उसे हकीम अफलातून के पास छोड़कर चली गई। जब उसकी माँ चली गई तो हकीम अफलातून ने अरस्तू को सर दहाने वाले कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब सुबह होगी तब मैं ये दरवाज़ा खोलूँगा और अगर तुम बाहर आ गए तो मैं तुझे अपना शागिर्द बना लूँगा। जब उसने अरस्तू को सर दहाने में बंद कर दिया तो अरस्तू ने पहले सारे कमरे का जायज़ा लिया और एक तरफ जाकर बैठ गया। काफ़ी देर बैठने के बाद उसने सोचा कि जो मुझसे पहले लोग आते होंगे वो इसी तरह बैठकर अपना दम यहीं तोड़ देते होंगे, क्योंकि एक जगह बैठे रहने से सर दहाने में खून जम जाने की वजह से वो मौत की घाट उतर गए होंगे। इसी तरह वो उठा और उसने कूदना शुरू कर दिया और सुबह तक कूदता रहा। जो ही सुबह हुई तो हकीम अफलातून ने दरवाज़ा खोला तो अरस्तू यकदम से कूदकर उसके ऊपर चढ़ गया और बाहर निकल आया। जब उसने अरस्तू को सही हालत में देखा तो उसने उसे अपना शागिर्द रख लिया। अभी उसके शागिर्दी के पहले अयाम ही चल रहे थे कि हकीम अफलातून के पास एक केस आया कि एक शख्स था जिसके दिमाग में कीड़ा था और वो अपना कीड़ा निकलवाने के लिए हकीम अफलातून के पास आया। अभी अरस्तू नया नया शागिर्द था, इसलिए उसने अरस्तू से कहा कि इसे मेरे इलाजगाह वाले कमरे में ले चलो और तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो। जब उसने अरस्तू को अंदर ना आने दिया, क्योंकि वो नया शागिर्द था, इसलिए उसने उसे बाहर खड़ा कर दिया। तो हकीम अफलातून उस मरीज़ को लेकर अपने इलाजगाह में चला गया और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। अरस्तू को बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था कि इलाज वो किस तरह कर रहे होंगे। वो कभी इलाजगाह के इस तरफ चक्कर लगा रहा था और कभी उस तरफ। उसे बहुत ज़्यादा इस बात का तजस्सुस हो रहा था कि हकीम साहब किस तरह इलाज कर रहे हैं। अरस्तू छत पे चढ़ा और उसने देखा कि छत पर एक छोटा सा सुराख है। उसने क्या किया, सुराख से देखना शुरू कर दिया। हकीम साहब ने उस मरीज़ का सर चाक किया और औजार से कीड़ा निकालने के लिए औजार आगे किया। तो अरस्तू देख रहा था तो उसने जब ये देखा कि हकीम साहब औजार पास कर रहे हैं तो उसने आवाज़ निकाली जो कि हकीम साहब के कान में पड़ी। हकीम साहब ने औजार पीछे किया और पूरी तरफ से कमरे का जायज़ा लिया, देखा कि आवाज़ ये कहाँ से आ रही है। हकीम साहब दूसरी दफ़ा कीड़ों को पकड़ने के लिए औजार आगे किया
तो अरस्तू ने देख रहा था, उसने फिर आवाज़ निकाली। तो फिर हकीम साहब ने दूसरी दफ़ा दोबारा कमरे का जायज़ा लिया। उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर देखा, बाहर उन्हें कोई भी नज़र ना आया। वो दोबारा अंदर गए और मरीज़ का इलाज करना शुरू कर दिया। जब तीसरी दफ़ा अरस्तू ने आवाज़ दी तो हकीम अफलातून ने सोचा कि ये कोई गायबाना तौर पर इशारा नहीं। इसने दरवाज़ा खोला और चारों तरफ का जायज़ा लिया और छत पर देखने के लिए चढ़ा। जब वो छत पर चढ़ा तो अरस्तू देखने में इतना मगन था कि उसे मालूम ही ना हुआ कि हकीम अफलातून उसके बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए और देखने लग पड़े कि अरस्तू क्या कर रहा है। और उनने फिर अरस्तू को आवाज़ दी और कहा कि ये तू क्या कर रहा है। अरस्तू यकदम हैरान हो गया और हकीम साहब की तरफ देखने लग पड़ा और हकीम साहब से कहने लगा कि जब आप मरीज़ का इलाज कर रहे थे तो मैंने आपकी गलती देखी, इस वजह से मुझसे रहा ना गया और मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। हकीम अफलातून ने बहुत तजस्सुस से पूछा कि वो क्या गलती थी कि जिसकी वजह से तुम मुझे बार बार ख़बरदार कर रहे थे। अरस्तू ने कहा कि जब आप औजार के साथ कीड़े को पकड़ने के लिए औजार आगे करते तो कीड़ा औजार को देखकर पीछे की तरफ उसने जाना था, ना कि उसने बाहर की तरफ आना था, जिसकी वजह से मरीज़ की मौत वाक़या हो सकती थी। अफलातून को अरस्तू की ये बात बहुत पसंद आई और उसने ये इरादा कर लिया आइंदा से अफलातून कोई ऐसा इलाज नहीं करेगा कि जिसमें अरस्तू ना शामिल हो। फिर हकीम अफलातून ने अरस्तू से पूछा कि तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। अरस्तू ने मशवरा दिया कि एक सलाह गरम करें और वो सलाह वो कीड़े के पास करें। जब आप वो गरम गरम सलाह कीड़े के पास करेंगे तो उसकी तपश से वो कीड़ा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा ना और मरीज़ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि दिमाग इंसान का सबसे नाजुक तरीन और सेंसिटिव हिस्सा है जो कि ज़रा सी गलती की वजह से भी मरीज़ की मौत वाक़या हो सकती है। और इसी तरह वो जब ये इलाज कामयाब हुआ तो हकीम अफलातून अरस्तू से बहुत ज़्यादा मुतासिर और बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने ऐलान किया कि आज से हकीम अफलातून कोई भी ऐसा इलाज नहीं करेगा जिसमें अरस्तू शामिल ना होगा। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद उस्ताद और शागिर्द में कोई ऐसा मसला बना कि अरस्तू हकीम अफलातून को छोड़कर चला गया और एक ज़मींदार के घर में जाकर पनाह ले ली। और कुछ दिन गुजरने के बाद हकीम अफलातून बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस करने लगा और बहुत पछताया। उसने बादशाह से जाकर सारा किस्सा बादशाह के सामने पेश किया और कहा कि मुझे अरस्तू को किसी तरह से तलाश करके दें। जब बादशाह ने यह सुना तो उस बादशाह ने हकीम से कहा कि अब इतनी बड़े मुल्क में मैं अरस्तू को कैसे तलाश करूं। तो हकीम अफलातून ने बादशाह से कहा कि इसका हाल मेरे पास मौजूद है कि पूरे मुल्क में एक मुकाबले का ऐलान कर दें कि जो मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है और जो इस मुकाबले में जीता उसे डेरू अशरफियाँ और इनामात से बाजा जाएगा। अरस्तू जिस घर में मौजूद था उस किसान के पास भी एक बकरी मौजूद थी। तो अरस्तू ने उससे कहा कि आप भी ये बकरी लेकर महल में जाएं और मुकाबले में हिस्सा लें। अरस्तू के कहने पर वो ज़मींदार बादशाह के महल में अपनी बकरी लेकर चला गया। बादशाह ने कहा कि इन सारी बकरियों का वज़न किया जाए और सारी बकरियों का वज़न किया गया और कहा कि ठीक हफ्ते के बाद जिस बकरी का वज़न इतना ही होगा उसे बहुत इनाम से नवाजा जाएगा। सारे बहुत ही हैरान रह गए और सोच में पड़ गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जब वो ज़मींदार वापस घर आया और उसने अरस्तू से ये सारा किस्सा कह सुनाया, अरस्तू ने कहा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। उसने ऐसा किया कि बकरी को जब खाना खिलाते
तो खाना खिलाने के साथ ही बकरी के सामने एक कुत्ता बांध देते। इससे ये होता कि बकरी जब खाना खाती तो कुत्ता भौंकता, और जो वो खाती इसीलिए वो उसे लगता नहीं था, और बकरी का वज़न उतना ही रहा। जब हफ्ता हो गया तो वो सारे बंदे बादशाह के महल में अपनी अपनी बकरियां ले गए, और वज़न जब करने की बारी आई, किसी की बकरी का वज़न आगे से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, किसी के बकरी का वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया। एक बकरी ऐसी थी कि जिसका वज़न उतना का उतना ही रहा। अफलातून ने जब ये देखा तो उसने बादशाह से कहा कि इस बकरी वाले के घर में ही अरस्तु है। जब बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजा तो उसी घर में ही अरस्तु को पाया। अफलातून को अरस्तु मिल गया तो वो बहुत ही खुश हुआ और उससे माफ़ी मांगी और उसे अपने साथ रख लिया, और जो बकरी वाला था उसे काफ़ी ज़्यादा इनामात दिए। देखा दोस्तों, ये पुराने वक्तों के हकीम हुआ करते थे जो कि अपने शागिर्दों के खूबियाँ भी जाना करते थे और ख़ामियाँ भी, क्योंकि वो अरस्तु हकीम अफलातून का ही शागिर्द था और हकीम को पता था कि इसकी क्या कमज़ोरी है, और इसी वजह से उसने उसे तलाश कर लिया। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।